हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा आपने नया जीएसटी नंबर ले लिया, उसके बाद जो है आपने लॉगिन करके वहां से जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी जरूरी एक्टिविटी है जो कि आपको नया नंबर लेने के बाद करनी होती है, अदरवाइज आपको जो है हैवी टैक्स इन टैक्स पेनल्टी लग सकती है। ध्यान रहे, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जो टास्क है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। एक तो आपको बैंक ऐड करना होता है, उसमें 30 डेज का टाइम रहता है। कुछ और भी जरूरी चीजें हैं, उनका भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक लाइव अभी यहाँ पर जो है हम अमेंडमेंट अपडेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर यूजर क्रिएट आपने किया हुआ है तो उसके द्वारा होगा, और अगर आपने अभी तक यूजर नेम या फिर पासवर्ड क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लिक हियर पर क्लिक करके इसमें जो है जो भी आपकी ईमेल पर मेल आई है वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर होगी। जीएसटी नंबर तो यहाँ पर अलॉट हो जाता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। काफ़ी ईजी है। अब यहाँ पर रूल 14A में रजिस्ट्रेशन जो है आपको सेम डे में भी यहाँ पर अलॉट कर दिया जाता है। काफ़ी सिंपल आसान प्रोसेस है उसका, वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट का ऑप्शन दिया गया है, फॉरगॉट भी कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद डिटेल्स में यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे अब आपके पास ये मैसेज आएगा, तो आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन ली जा रही है कि क्या यहाँ पर जो है आप जीटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप करते हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबिलिटी लेना चाहते हैं फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो ये पर्सन स्पेसिफिक है। अगर आप यस करेंगे तो उसके केस में फिर आप इस वाले डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको जाकर एनेक्जर 5 में जो डिटेल्स है वो कंप्लीट करनी होगी। इस केस में नो है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपके बाद तुरंत मैसेज आएगा कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी से जल्दी आप जो है तुरंत उसको अपडेट करें। इसमें अब यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं बची हुई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइल अमेंडमेंट पर क्लिक कर देना है। फाइल अमेंडमेंट पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर जो है आप नॉन कोर फील्ड के जो अमेंडमेंट्स है उसमें रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब हमें वहाँ पर क्या करना होगा, एक बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो है आप कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, क्या सेविंग बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जीएसटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सेविंग बैंक ऐड कर रहे हैं यहाँ फिर करंट बैंक कर रहे हैं या ओडी लिमिट वाला अकाउंट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद से जीएसटी में भी ऑप्शन दिया गया है पोर्टल पर भी। लेकिन आरबीआई की ऐसी गाइडलाइंस होती है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, तो आप जो भी बिजनेस का लेन देन है वो करंट बैंक अकाउंट से करें, सेविंग से अलाउड नहीं होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर ऑप्शन दोनों दिए गए। तो यहाँ पर अब अभी हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 1 लिखना है अगर आप एक बैंक ऐड कर रहे हैं, अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हमें बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। अभी मैं यहाँ पर करंट बैंक अकाउंट ऐड कर रहा हूँ। एफएससी कोड लिखना है, गेट एड्रेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक विंडो आएगी वैलिडेशन वाली, उस पर क्लिक कर देना है। तो जो आपका बैंक स्टेटस है वो यहाँ पर वैलिडेट होगा, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा उसको वैलिडेट किया जा रहा है। अभी आपको 3 में से कोई एक चीज़ लगानी है। एक तो अगर आपने नया बैंक ओपन कर लिया है तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गई होगी। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो अगर चेक बुक आ गई तो चेक हो गया कैंसिल, या आप सेविंग बैंक अकाउंट लगा रहे हैं तो उस केस में पासबुक होती है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आप लगा सकते हैं सेलेक्ट करके। और जैसे कि मैंने बताया आपको लिस्ट में सेविंग का भी ऑप्शन आ रहा है। बैंक ऐड जरूर कर दीजिएगा, वरना 30 दिन बाद ये जीएसटी कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको इसको दोबारा से एक्टिव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। डेट ऑफ अमेंडमेंट तो आज की डेट डालेंगे इसमें, जिस दिन आप बैंक ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे न्यू बैंक ऐड आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पहले आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो है स्टेटमेंट या जो भी आप लगाना चाहें वो एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। दैन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन एनेबल होगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हाँ, इसमें एक पॉइंट और भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई चेंज करना है, चेंज इन द सेंस कि आपको जैसे यहाँ पर कोई गुड्स या सर्विस में कोई एडिशन करना है या ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। उसके बाद वेरिफिकेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को टिक करना है, यहाँ से ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ जो है प्लेस एंटर कर देंगे। दैन उसके बाद यहाँ पर सबमिट ईवीसी पर क्लिक करेंगे। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी डालकर यहाँ पर वैलिडेशन जरूर कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर जो ये डिटेल्स है कंप्लीट हो जाएगी, सक्सेस का मैसेज आएगा। अब सेकंड आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टर रिटर्न। देखिए यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट आपकी मंथली रिटर्न आने वाली है। जिस भी मंथ में आपने जीएसटी अप्लाई किया होगा तो वो रिटर्न तो आपको मंथली फाइल करनी है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको 3 महीने में एक बार फाइल करनी है, मंथली फाइल करनी है।
सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ जाएगा ओके का। अब जैसे यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट मतलब है कि हर महीने आपको रिटर्न फाइल करनी होगी R13B या फिर QRMP। तो QRMP स्कीम की अपने अलग बेनिफिट्स भी हैं, लॉस भी है उसमें, कि इसमें आपको IFF तो फाइल करना ही होगा, हाँ 3B आप जो है 3 महीने में एक बार फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको सेकंड थिंग सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो कि सिलेक्ट कर लेनी होती है। काफ़ी सारे पर्सन्स को पता नहीं रहता, फिर उनकी जो मंथली रिटर्न है वो यहाँ पर आगे कंटिन्यू रहती है। अभी एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले बैंक ऐड कर लेना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो रिटर्न की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग, देखिए आपकी अगर कोई सेल या परचेज नहीं भी आ रही है तब भी आपको जो है मंथली रिटर्न फाइल करनी है, क्वार्टरली जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, रिटर्न फाइलिंग जो है मस्ट है। वैसे इस केस में जुलाई का रजिस्ट्रेशन है, जुलाई में कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो नील रिटर्न भी फाइल करना जरूरी होता है। नील रिटर्न फाइल करना बिल्कुल आसान है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप एक बार देख सकते हैं। R1 और 3B भी आपको फाइल करनी है। उसके बाद आपको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जरूर ध्यान रखना है कि हाँ तो आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हो सकता है अपने सेविंग अकाउंट में या करंट बैंक अकाउंट में आप जो है पेमेंट यहाँ पर UPI से या किसी भी अदर मोड से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो आप जो भी पेमेंट रिसीव करेंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद ये माना जाता है कि आप जो भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पर आपकी सेल ऑफ गुड्स या सर्विस है, उसमें GST इंक्लूडेड है। मतलब कल को आपको GST से नोटिस आएगा तो आपको टैक्स विद इंटरेस्ट पेनल्टी आपको जमा करना होगा। तो बेटर है कि वो जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर GST आपको चार्ज करना है। हाँ वो आपका रजिस्ट्रेशन के बेस पर होगा कि आपने किस टाइप का रजिस्ट्रेशन लिया है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है या फिर आपका कंपोजिशन वाला है। तो दोनों के केस में अलग अलग, एक में टैक्स इनवॉइस है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के केस में और दूसरे में बिल ऑफ सप्लाई है, तो उसका कंप्लायंस जरूर एंश्योर करें। हाँ अगर कोई आपका गिफ्ट है, लोन है तो उस पर तो GST एप्लीकेबल नहीं है, इंटरेस्ट है उस पर भी। तो अगर वो ट्रांजेक्शन ऐसी है जहाँ पर GST एप्लीकेबल नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी आपका स्टॉक है, जैसे आप परचेज की डिटेल्स हो गई, सेल की डिटेल्स हो गई, तो उनकी अलग से आपको फाइल मेंटेन करनी होगी, परचेज की डिटेल्स भी और उसके अलावा सेल्स की डिटेल भी। ठीक है, तो जो भी आपका सेल या परचेज है उसको मेंटेन करना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होगा। एक यहाँ पर सबसे बड़ा रूल है कि आपको जो भी एड्रेस पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उस पर आपको जो है साइन बोर्ड, जी हाँ उस पर आपको साइन बोर्ड लगाना होगा जो कि कोई भी प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करना है तो उसको क्लियरली शो करे। इसमें कि आपका फर्म नेम, GST नंबर और एड्रेस ये लिखा होना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर भी उस वाले नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग भी सेक्शन 125 में 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। एक और सबसे जरूरी बात है, यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है एक वेलकम लेटर आता है GST डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अगर वो आपका रिसीव नहीं होता है, मतलब आपको प्रॉपर्ली इसको रिसीव करना है, अगर आप इसको रिसीव नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी जो फर्म है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आपको GST रिटर्न लेने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो आपकी टर्नओवर यहाँ पर है और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें भी प्रॉपर्ली इसको रिपोर्ट करना होगा। ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। जिससे भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इसको पेमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्ली, सारी ट्रांजेक्शन को आपको मेंटेन करना है। सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर करंट बैंक अकाउंट हो, स्टॉक की प्रॉपर आपको जो है रिकंसिलेशन अपने पास रखना जरूरी है। बाकी टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।